हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको लगता है या कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है, या वो क्या चीज़ है, या वो कितने टाइप्स की है। वो है हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। लॉ के स्टूडेंट्स को ज़रूर आर्टिकल 32 की इम्पोर्टेंस पता होगी, पर जो नॉन लीगल बैकग्राउंड के लोग हैं और उनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है किसी भी टाइप की, उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किस एक्सटेंट तक हुआ है, और अगर गलत हुआ भी है तो कहाँ जाके अप्रोच करें उस राइट को एनफोर्स करवाने के लिए। अगर जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं और हम उन फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे हित के लिए बनाए गए हैं, तो वो किसी काम के नहीं हैं। और फंडामेंटल राइट्स को बनाने का मेन पर्पस ही यही है ताकि कोई भी इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके साथ चाहे वो कोई भी पब्लिक काम कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, या फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो उस चीज़ को जो उनके साथ गलत हो रही है उसको सही करवा सके या उनके साथ और फर्दर गलत ना होने दे। तो इसीलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है ये फंडामेंटल राइट्स होती हैं और ये आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का अगर कुछ भी इन्फोर्समेंट है या उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोवाइड करी गई हैं। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड बातें आर्टिकल 13 में दी गई हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, आर्टिकल 32 में दी गई है, आर्टिकल 226 में दी गई है और आर्टिकल 359 में दी गई है। आर्टिकल 13 और 359 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि 32 और 26 आर्टिकल के बारे में इस वीडियो में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर हुई है या फिर किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है या फिर कोई भी लॉ बन के आ रहा है तो क्या वो इलीगल तो नहीं है या अपनी पावर्स को एक्सीड करके लॉ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो किसी भी बने हुए लॉ की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और आर्टिकल 359 हमको ये प्रोवाइड करता है कि इवन दो इमरजेंसी ऑपरेशन में चल रही है तो फंडामेंटल राइट्स हमारे ऑल्दो सस्पेंडेड रहते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 तब भी हम लोग एनफोर्स करवा सकते हैं इवन दो इमरजेंसी चल रही हो। अब आते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 32 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या मतलब निकल के आया कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। हर एक पर्सन के पास एक राइट है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकता है और उसको एनफोर्स करवाने का भी उसका फंडामेंटल राइट है। मतलब कि वो राइट उनका छीना नहीं जा सकता है अगर वो अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में किसी भी इंडिविजुअल के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए अगर उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। सेम इस चीज को आर्टिकल 226 से रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि आर्टिकल 32 में है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए। सिमिलरली
आर्टिकल 226 में ये कहा गया है कि हम अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। अब एक चीज और, आर्टिकल 32 में हम अपने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए ही जा सकते हैं, पर आर्टिकल 226 में हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के साथ ही साथ अपने बाकी लीगल राइट्स को भी एनफोर्स करवा सकते हैं। तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई हम लोगों को ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि क्या आपने जो भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने आए हो, क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आए हो या आप पहले हाई कोर्ट के पास गए थे फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए थे या नहीं आए हो। ठीक है, तो बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में डाउट रहता है कि कौन से कोर्ट को कब अप्रोच करना है। तो एक केस लॉ आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पॉल मनिक्कम का। उसमें यह कहा गया था कि एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, बट अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास आया है और वो हाई कोर्ट के पास नहीं गया है तो उनको बताने पड़ेंगे रीजनेबल ग्राउंड्स कि क्यों उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट को ना चूज करके सुप्रीम कोर्ट को चूज करा है। तो ये तो हमने थोड़ा सा डिफरेंस जान लिया आर्टिकल 32 और 226 के बीच में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टाइप की जो हमारी रिट्स हैं। तो जो भी ये हमारी 5 टाइप की रिट्स हैं जो आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी हमारी लैटिन मैक्सिम्स हैं। तो पहली रिट हमारी है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का कोई मतलब अगर हमको आसान भाषा में जानना है तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और ट्रैवल करते दौरान ही फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मेरे को सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे रोक लिया, ठीक है, और ये कहा कि हमें आपके ऊपर सस्पेक्ट है किसी भी चीज़ को लेके, टेररिज्म से रिलेटेड या फिर मैं कोई भी इलीगल चीज़ अपने साथ लेके जा रही हूँ, कोई इलीगल सब्सटेंस मिला है मेरे पास और उन लोगों ने मेरे को डिटेन कर लिया। उन लोगों ने सारी चेकिंग कर ली है, मेरे सामान की सारी चेकिंग कर ली है, मुझसे सारी पूछताछ कर ली है, ठीक है, और उसके बाद भी वो मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है, मेरे को रोक के रख लिया है, कह दिया है कि यहीं बैठे रहो आप। तो ये इन लोगों ने मेरा क्या कर लिया है, अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी अनलॉफुल डिटेंशन करता है तो वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास अगर आप गए हो इस रिट के एनफोर्समेंट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस चीज को देखेगा कि जिस भी इंडिविजुअल का डिटेंशन हुआ है क्या वो अनलॉफुल डिटेंशन है या लॉफुल डिटेंशन है, या फिर जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं डिटेंशन से रिलेटेड क्या वो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं या फिर अनरीजनेबल ग्राउंड्स हैं। अगर ऐसा पता चलता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को केस को देखते हुए कि जो डिटेंशन है वो अनरीजनेबल है तो उस इंडिविजुअल को उसी टाइम पे छोड़ दिया जाएगा। बट अगर लगता है कि नहीं डिटेंशन लॉफुल ग्राउंड्स पे हुआ है, रीजनेबल ग्राउंड्स पे हुआ है तो उसका डिटेंशन कंटिन्यू रहेगा। तो कब रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, अब ऐसे में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल कह देगा इन लोगों ने मेरे को डिटेन करके रख रखा है। पुलिस वाले अगर किसी भी अक्यूज्ड को लेके जा रहे हैं और वो कह दे ये तो हमारा अनलॉफुल डिटेंशन कर रहे हैं, मैं अपना रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज करना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं है। क्या होता है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस 3-4 कंडीशंस हैं जब अप्लाई नहीं करता है, जब डिटेंशन अनलॉफुल है, जब रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के 4 ग्राउंड्स हैं जब वो अप्लाई नहीं होता है। वो कब होता है, जब डिटेंशन लॉफुल है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल को कोई क्राइम की कोई सजा मिली गई है और उसे जेल में बंद करा गया है तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस नहीं यूज करा जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल ने
कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है तो तब वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस नहीं यूज कर सकता है, या फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से वो इंडिविजुअल बाहर है तो तब रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज नहीं करा जा सकता है। और चौथा ग्राउंड है कि जब कोई भी डिटेंशन किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने करा है तो तब रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस नहीं यूज होता है। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड एक बहुत नामी लैंडमार्क जजमेंट है जो कि है रूडल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज्ड था उसको सजा मिली थी और उसने अपनी सजा काट ली थी, और उसके बाद भी रूडल शाह को 14 इयर्स तक और डिटेन करके रखा गया था। तो तब उस केस में ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का रूडल शाह ने इस्तेमाल करा था। अब आते हैं रिट ऑफ मैंडेमिस में, जो कि हमारी है दूसरी रिट। ठीक है, तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब है वीक कमांड। कोई भी इंडिविजुअल को जो कि बाउंड है अपनी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, और वो पब्लिक ऑफिशियल अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इस चीज की बाध्यता बनाता है उस पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इस केस में क्या हुआ था कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने लोटस होटल को कहा था कि वो उनको कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, डिसबर्स करेंगे वो फंड्स, ताकि लोटस होटल यूज कर सके। बट लोटस होटल को ये फंड प्रोवाइड नहीं हुआ जो कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने प्रॉमिस करा था, अग्रीमेंट करा था लोटस होटल के साथ। तो लोटस होटल ने रिट ऑफ मैंडेमिस इशू करी थी गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, और फिर कोर्ट ने गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को कहा कि वो लोटस होटल को फाइनेंसेस प्रोवाइड करें। अब आते हैं हम लोग अपनी तीसरी रिट पे, जिसका नाम है रिट ऑफ सर्शियोरारी। तो रिट ऑफ सर्शियोरारी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। रिट ऑफ सर्शियोरारी में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है और जो हाई कोर्ट होती है वो ऑर्डर करती है लोअर कोर्ट्स को क्या करने के लिए, कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास करा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया है और अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने पास करा है वो इलीगल है, किन ग्राउंड्स पे, कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट पास करा है वो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में करा है, या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में करा है, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जुरिस्डिक्शन, या फिर जो जजमेंट पास हुआ है वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस डिसीजन को क्वॉश कर सकते हैं। और जो भी पार्टी होगी केस में जिसके ऊपर कोई बाध्यता बनाई गई थी चीज को, जजमेंट में जो डिसीजन आया था उसको परफॉर्म करने के लिए, तो वो पार्टी क्या होगी, लायबल नहीं होगी उसको परफॉर्म करने के लिए। इससे रिलेटेड दो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, AK कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APS RTC। इस केस में ये कहा गया था कि जो लोअर कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं और वो जजमेंट्स अगर निकल के आते हैं कि वो इलीगल हैं, तो देन एंड देयर उस जजमेंट को क्वॉश कर दिया जाएगा और जो भी पार्टी टू द केस होगी वो बाउंड नहीं होगी उसको परफॉर्म करने के लिए जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने पास किया था। अब आते हैं हम लोग अपनी चौथी रिट में, जिसका नाम है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड। अब हम लोग रिट ऑफ प्रोहिबिशन को पढ़ते हैं इन कनेक्शन विद रिट ऑफ सर्शियोरारी। आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। P फॉर प्रिवेंशन, P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर क्योर, C फॉर सर्शियोरारी। पिछली रिट में हमने पढ़ा कि जब मैंने आपको कहा था, ध्यान से सुनिएगा, रिट ऑफ सर्शियोरारी जब कोई जजमेंट पास हो गया है उसके बाद इशू करा जाता है, बट रिट ऑफ प्रोहिबिशन
ये रिट हम लोग तब अप्लाई करते हैं या इसका यूज़ हम तब कर सकते हैं जब कोई केस ऑलरेडी हमारा ऑनगोइंग है और उस टाइम पे अगर हमें लगता है कि कोर्ट एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है या फिर जो कोर्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को एब्रोगेट करके केस को चला रही है, तो उस टाइम पे जिस भी पार्टी टू द केस को ये लगता है कि ऐसा हो रहा है तो वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करवा सकता है। जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले अगर आपको लगता है कि ये मिस्टेक जो कोर्ट कर रहा है उसको प्रिवेंट करा जाए तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इस्तेमाल हो सकता है। अब आते हैं हम लोग अपनी पांचवी और लास्ट रिट में, जिसका नाम है रिट ऑफ क्वो वारंटो। रिट ऑफ क्वो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक जुडिशियल ऑफिसर बन चुके हैं और कोई आपसे पूछे कि आप यहाँ पे बैठ के जो जजमेंट्स दे रहे हो ये आप कैसे दे रहे हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है, तो आप बताओगे कि मैंने जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करा है और उसकी वजह से मैं इस पोस्ट में आया हूँ और मैं इस पोस्ट में आके जो भी चीज़ें मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। पर अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल ऐसा कर रहा है और उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये करने के लिए और वो जस्टिफाई कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जिसने भी उनके अगेंस्ट इस चीज़ की रिट डाली है, तो अगर तो पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी में काम कर रहा है तो वो वैसे ही फर्दर करता रहेगा। बट अगर वो पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी में काम नहीं कर रहा था, वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है अपने एक्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आगे, तो उसको उस पब्लिक अथॉरिटी से देन एंड देयर रिमूव कर दिया जाएगा, उसके ऑफिस से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये 5 टाइप की रिट्स ये कहाँ से आती हैं, कैसे इन्फोर्स करवा सकते हो, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ पे इनके बारे में प्रोवाइड करा गया है, पता चल गया होगा। तो एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का अनलॉफुल डिटेंशन हो रखा है तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को यूज करा जा सकता है। रिट ऑफ मैंडेमस, अगर कोई भी पब्लिक बॉडी है या अथॉरिटी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और वो अपने काम को करने से बच रही है या फिर वो नहीं कर रही है, तो उनको कमांड करा जा सकता है कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे। रिट ऑफ सर्शियरी, जब कोई जजमेंट पास हो चुका है और वो लगता है कि वो इलीगल है तो तब रिट ऑफ सर्शियरी इशू करा जा सकता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसमें कि ये प्रोवाइड करा गया है अगर केस के चलते दौरान ऐसा लगता है कि कोर्ट कोई भी एक्ट जो कर रही है वो इलीगल कर रही है, लोअर कोर्ट अगर जो भी डिसीजन के टाइम पे काम कर रही है या फिर हेयरिंग के टाइम पे जो काम कर रही है इलीगल कर रही है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करा जा सकता है ताकि वो उस टाइम पे ही केस आगे बढ़ने से पहले ही वहीं पे रुक जाए। और लास्ट है क्वो वारंटो, जहाँ पे कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर काम कर रहा है और हमें ये जानना है कि क्या वो उस काम को करने के लिए लीगली केपेबल है या नहीं है, तो रिट ऑफ क्वो वारंटो यूज करा जा सकता है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए जो कि हमारे लॉ से रिलेटेड है और हमारे रोज़मर्रा में हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं लॉज को जानना, आगे हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।